प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। हिस्ट्री में यूनिट 4 औद्योगिकरण का युग। आज मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये चित्र बना हुआ है डाउन ऑफ द सेंचुरी, मार्च एंड टू स्टेप। न्यूयॉर्क अमेरिका के एवं इंग्लैंड में 1900। ई.टी. पोलमेजुक कंपनी ने सन 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसकी जिल्द पर की गई तस्वीर में नई सदी का उदय है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। चित्र एक का ऐलान किया था। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है। यह देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति का फरस्ता दिखाई देती है। उसका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। मशीन और तकनीक का यह महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। इसको आप चित्र 2 में देख सकते हैं। इस तस्वीर में 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन है, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण किया है। तो ये तो चित्र 1 दिया गया है। अब इसके नीचे दिया गया है चित्र 2। ये दिया है। इसमें 2 मैजिशियन यानी 2 जादूगर दिए गए हैं। उसके बारे में यानी इसमें बताया गया है। मशीन और तकनीक का यह प्रतिनिधि मंडल, महिमा मंडल एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। जो ये नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूर्व और अतीत का प्रतीक है, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का। इस तरह से तीसरे चित्र में और भी इसका चित्रण किया गया है। 2 में ही बताया गया। 2 जादूगर इंग्लैंड प्रिंटर्स में प्रकाशित 26 जनवरी 1901 का। ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव और आविष्कारों, मशीनों व कारखानों, रेलवे व बासपोतों को दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवियाँ, ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति व आधुनिकता के काल के रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता कि रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतों व पुलों का विस्तार समाज के विकास का द्योतक होता है? ये छवियाँ किस प्रकार विकसित हुई हैं? इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा ज़रूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह के कामों के दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं? औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है? ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए हमें औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। इस अध्याय में हम यही इतिहास पढ़ेंगे। यहाँ हम दुनिया के पहले औद्योगिक
राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण का अध्ययन करेंगे, जहां औद्योगिक बदलावों का पैटर्न औपनिवेशिक शासन से तय हो रहा था। अब सबसे पहले औद्योगिक क्रांति से पहले, यानी औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई, तो उसके पहले के बारे में इसमें सबसे पहले दिखाई दे रहा है। औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जुड़ करके देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आशा फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा आशा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं, पर इस सोच में एक समस्या है। दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण का नाम देते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे। जो यूरोपीय शहर के सौदागर थे वो गांवों की तरफ यानी रुख करने लगे थे। वे किसान और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे कि हम यानी जो भी माल तक का उत्पादन करेंगे उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी ले जाएंगे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह भी थी कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे। एक गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया हुआ था। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे गांवों की तरफ जाने लगे। गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे, जैसा कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा भी है। यह एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कामंस की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीन करके काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे छोटे खेत थे, लेकिन उनसे घर के सारे लोगों का पेट नहीं भर पा सकता था। इसलिए जब सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए वे गांव में ही रहते हुए अपने छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिक उत्पादन में होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका भी मिल गया। इस व्यवस्था में शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन उनके लिए काम ज़्यादातर देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फ्यूजर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी
इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसीलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में ही जाना जाने लगा। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा था। इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका मतलब यह था कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर हुआ करते थे, काम करते थे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं कारखानों का उदय यानी कैसे हुआ, इसके बारे में अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। ओके, तब तक के लिए।